चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, फिक्स एकदम अपने मानव श्वसन तंत्र के टॉपिक से एग्जैक्ट जो आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है और उसके बारे में जितनी भी चीजें जाननी है हम स्ट्रक्चर के आसपास ही, आप हमेशा कॉपी में क्या करेंगे, सेंटर में ये स्ट्रक्चर बनाएंगे जो भी मैं बना रही हूँ, और एरो करके साइड में उसके बारे में जितनी चीजें जाननी है वो लिखते जाएंगे। अगर आपके नोट्स कॉपी अलाउ नहीं करेगी, आपकी राइटिंग मान लीजिए थोड़ा बड़ा बड़ा आप लिखते हैं और ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो आप अलग से पॉइंटर्स बना के उन चीजों को लिख लेंगे। मैं आपको डायग्राम में ही सारा कुछ सिखा दूंगी, ठीक है। देखो, मानव श्वसन तंत्र की पहले स्टार्टिंग करते हैं, पूरा तंत्र बाद में पढ़ेंगे, जितनी भी शाखाएं बनती हैं उनके क्या नाम है वो हम पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्टार्टिंग का पोर्शन थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखो, हमेशा से हमें पता है, हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा, हम ऐसे पढ़ते हैं, ये रही श्वास नली और ये हो गया खाने का रास्ता, और ये दोनों ही आके एक कॉमन जगह पे रुक जाते हैं, कॉमन जगह पे खुलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रसनी, ठीक है। अब देखो, हवा का रास्ता ये है, एयर आने के बाद आगे वाली पाइप में एंटर कर जाती है, और ये खाने का रास्ता है, ये पीछे की ओर जाके इस वाली नली में खुल जाता है। तो दोनों की नली अलग अलग है। खाने की एंट्री यहां से होने के बाद इसमें खुलता है, जिसके बारे में हमको अभी नहीं पढ़ना है। अभी हमारा कंसर्न खाने की नली नहीं है, जिसको आप फूड पाइप कहते हो, फूड नलिका कहते हो, फूड पाइप। फूड पाइप को अपन क्या कहते हैं, फूड पाइप को हम कहते हैं ग्रास नलिका, ग्रास नलिका यानी कि ईसोफेगस। अब एयर इसमें आती है, तो इस वाली पाइप को क्या बोलोगे, इस वाली पाइप को बोलोगे विंड पाइप, इसको बोलोगे विंड पाइप यानी कि श्वास नाल। क्या कहते हैं इसको, श्वास नाल। इसका इंग्लिश वर्ड भी साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, इसी को कहते हैं ट्रैकिया। ये क्या है आपकी ट्रैकिया। इसके बारे में काफी चीजें सीखनी है हमको, अलग अलग चैप्टर्स को लिंक करके, वो अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब देखो, बेसिकली होता क्या है, एयर की एंट्री होती है यहां से, ठीक है। अब यहां पर एयर की एंट्री जब होती है तो दो नासा द्वार होते हैं, तो एयर की एंट्री इस दो नासा द्वार यानी नासा छिद्र में होगी। तो सबसे पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है बेटा, ये दोनों हो गए बाह्य नासा द्वार। इसको क्या बोलेंगे, बाह्य नासा द्वार या बाह्य नासा छिद्र। और फिर जब एयर यहां पर पहुंचेगी इस कक्ष में, तो इसको क्या बोल दो, नासा कक्ष। ये हो गए नासा कक्ष। और यहां से फिर से पीछे साइड पर भी ऐसे दो नासा छिद्र होंगे, तो इनको आप क्या बोल दोगे, आंतरिक, आंतरिक नासा द्वार। ये हो जाएंगे बेटे आपके आंतरिक, दो हो जाएंगे बाह्य नासा द्वार और दो हो जाएंगे आंतरिक नासा द्वार या आंतरिक नासा छिद्र, ठीक है। मैं इस स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे, फिर बाद में इसको अपन छोटा कर लेंगे, ठीक है। ये हो गए आंतरिक नासा द्वार। अब देखो बेटा, आपने पाचन तंत्र में पढ़ा है कि ये वाली जो नलिका है, इसको थोड़ा सा और क्लियर बनाती हूँ और ये अंदर का ये सब क्लीन कर देती हूँ, हाँ ठीक है। ये देखो, ये जो खाने की एंट्री हो रही है यहां से, ये हो गई फूड की एंट्री, ठीक है। तो फूड की एंट्री यहां से हुई और फिर खाना इस पाइप में चला गया। तो आपको ये तो पता है ना कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको अपन कहते हैं ओव्यूला, यानी आपकी मुखा गुहा में पीछे साइड पर एक हैंगिंग स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं ओव्यूला। तो ये यहाँ पर ओव्यूला है। होता क्या है बेटा, जब आप खाना निगलते हो, जब आपने ऐसे जीवा से खाने को धक्का दिया तो खाना कहाँ पहुंचा, ग्रसनी में, ठीक। तो अब खाने के पास दो तीन रास्ते हैं, एक वो इसमें एंटर कर सकता है, किसमें एंटर कर सकता है, किसमें भी तो एंटर कर सकता है। तो जैसे ही आप अपनी जीवा से खाने को धक्का देते हो और खाना निगलते हो, ये जो ओव्यूला है ना बेटा, ये ऊपर जाके चिपक जाता है। ओव्यूला, ओव्यूला कहां पर होता है, आपके तालू पे लगा होता है, आपके पश्च तालू पे, अग्र तालू पे नहीं। तालु मतलब ये छत हो गई मुखा गुहा की, तालु के अग्र भाग में नहीं, पश्च भाग में, तालु में यहां पर लगा होता है, ऐसे ओव्यूला लगा होता है, ठीक है। वो ओव्यूला क्या करता है, खाने को निगलते समय ये ऊपर जाके चिपक जाता है, यहां पर आके ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। अभी हम इस सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं, आप फोकस रखेंगे अपना इस वाले रास्ते पे, तो ये ओव्यूला ऊपर जाके चिपक जाएगा, जिससे खाने की एंट्री आपके आंतरिक नासाद्वार में नहीं होगी, ठीक है। चलो, हो गई इतनी बात। अब आते हैं, खाना इसमें भी तो एंटर कर सकता है, तो जब इसमें एंटर कर सकता है तो ये देखो, ये हो गई आपकी श्वास नाल, ये क्या है आपकी
श्वासनाल। श्वासनाल की जो ओपनिंग होती है ना बेटा, श्वासनाल की जस्ट ओपनिंग, कोई जगह नहीं है ये, सिर्फ इसकी जो ओपनिंग होती है, जो द्वार होता है, इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस। बेटा इस ग्लॉटिस के ऊपर यहां पर लगा होता है एक और पल्ला, जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। इसको हम कहते हैं कंठच्छद, एपीग्लॉटिस। ये एपीग्लॉटिस क्या करता है? खाने को निगलते समय जैसे ओव्यूला इस पे चिपक जाता है, एपीग्लॉटिस का ढक्कन ये विंड पाइप यानी श्वास नाल यानी ट्रैकिया पर ढक लेता है, ट्रैकिया को ढक लेता है। तो अब खाने के पास क्या ऑप्शन बचा? यहाँ खाना जा नहीं सकता, ओव्यूला का ढक्कन लग गया, यहाँ खाना आ नहीं सकता, एपीग्लॉटिस का ढक्कन लग गया, तो खाना किस में एंटर करता है? आपकी ग्रास नलिका में। क्योंकि ये जो श्वास नाल है ना, इसमें हम खाना जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये ढक्कन बंद हो जाता है। ये ढक्कन बंद क्यों हो जाता है? ताकि खाना इसमें ना आए। बेटा खाना इसमें आएगा तो गला एकदम से चोक कर जाएगा, एयर है ना इसके अंदर, एयर रखनी है, इसके अंदर खाना आएगा तो गला एकदम से चोक कर जाएगा। अगर प्रॉपरली इसमें खाना चला गया बाई चांस कभी किसी गलती से, जो कि ऐसा होता नहीं है, आपका बॉडी बहुत एफिशिएंट है, ऐसी गलती नहीं होने देता, तो अगर इसमें खाना प्रॉपर जाता है ना तो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती है। लेकिन खाना कभी इसमें जाता नहीं, एपीग्लॉटिस बंद हो जाता है। इसीलिए तो आप जब खाते खाते बोलते हो तो कभी कभी आपको खांसी आती है, धांस चढ़ जाती है एकदम से। होता क्या है, आप बोलते हो तो ये ढक्कन खुल जाता है और खाना खा रहे हो तो ढक्कन बंद चाहिए, इसलिए ढक्कन एकदम पटाख से बंद हो जाता है। ढक्कन एकदम जब झटके से बंद होता है तो हमको खांसी आने लग जाती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, देखो ये जो श्वास नाल है ना, इसके एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है। ठीक है, ये है बेटा आपका वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स कहते हैं आप इसको क्या कहते हैं? लैरिंग्स। इसका नाम है लैरिंग्स। लैरिंग्स को क्या कहते हैं हम? वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स, यानी ये आपका ध्वनि तंत्र है। ये क्या है आपका? लैरिंग्स, ध्वनि तंत्र। ठीक, तो यहां पर लैरिंग्स रखा होता है। तो एयर यहां से एंटर करती है बाएं नासा द्वार से, फिर नासा कक्ष में आती है, फिर आंतरिक नासा द्वार में आती है, फिर कहां पहुंचती है? इसमें। ये हो गई आपकी ग्रसनी। ग्रसनी बोले तो फेरिंग्स। ग्रसनी किसको कहते हैं? फेरिंग्स को। ठीक है, ग्रसनी में आता है, फिर ग्लॉटिस वाली ओपनिंग के थ्रू लैरिंग्स से होते हुए किस में आ जाता है? ट्रैकिया में आ जाता है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया है बस। अब मैं आपको इसमें इतने स्ट्रक्चर्स में क्या क्या याद रखना है वो साथ में बता रही हूँ। देखो, फूड पाइप को तुम भूल जाओ, ग्रास नलिका को तुम आ जाओ विंड पाइप और ट्रैकिया वाले रास्ते पे। इसमें सबसे पहले आते हैं एपीग्लॉटिस के ऊपर। ठीक है बेटा, एपीग्लॉटिस एक पल्ला नुमा संरचना है, एक पल्ला है, ये एक पल्ला नुमा संरचना है, पहली बात। दूसरी बात, ये एपीग्लॉटिस कहीं का बना हुआ है? उपास्थि का बना हुआ है, उपास्थि। तो कौन सी उपास्थि? अगला क्वेश्चन आता है, हमने ऊतक में पढ़ा हुआ है। कौन सी उपास्थि? यहाँ पर होती है लचीली उपास्थि। यहाँ पर कौन सी उपास्थि होती है? लचीली उपास्थि का बना हुआ है। और बेटा इसका काम क्या है? इसका काम है, लचीली उपास्थि का काम है एपीग्लॉटिस का, खाने को निगलते समय श्वास नाल को यानी ग्लॉटिस वाली ओपनिंग को कवर करना। इसका काम क्या है? इसका काम है, ये बना हुआ, ये एक पल्लानुमा संरचना है, कंठच्छद, जो कि लचीली उपास्थि का बना हुआ है। इसका काम है खाने को निगलते समय ग्लॉटिस को या ट्रैकिया की ओपनिंग को, श्वासनाल को ढक लेना, कवर कर लेना, ताकि खाना श्वासनाल में ना जाए। ठीक है, ये हो गई एपीग्लॉटिस की बात। ग्लॉटिस किसको कहते हैं बेटा? सिर्फ छिद्र को कहते हैं, ये कोई जगह नहीं है, सिर्फ छिद्र का नाम है ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर रखा हुआ है एपीग्लॉटिस का ढक्कन, ग्लॉटिस नुमा छिद्र पे रखा हुआ है एपीग्लॉटिस का ढक्कन। अब आते हैं आपके नासा कक्ष के बीच वाले पार्ट पे। ये नासा कक्ष के ये जो बीच वाला पार्ट है बेटा, नासा कक्ष में ये जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोलोगे? दो नासा कक्ष है, इसके बीच में क्या होता है? नेसल सेप्टम। सेप्टम मतलब क्या होता है? दीवार। सेप्टम मतलब दीवार। तो दो छिद्रों के बीच में, यानी दो नासा कक्ष के बीच में, दो नॉस्ट्रिल्स हैं, दो ये कक्ष है, इसके बीच में एक दीवार है, उसी को आप नेजल सेप्टम कहते हो। बेटा ये भी आपको टिश्यू में पढ़ा है। ये दीवार किस चीज की बनी हुई है? ये भी उपास्थि की बनी हुई है। ये भी किसकी बनी हुई है बेटा? उपास्थि की। कौन सी उपास्थि की जरा बता दो? ये बनी हुई है बेटा हाइलिन उपास्थि की। किसकी बनी हुई है? हाइलिन उपास्थि की।
नेजल सेप्टम किसका बना हुआ है? ये जो बीच में दीवार है ये हाइलिन उपास्थि की बनी हुई है, ठीक है। अगर आपने गमन एवं संचलन अच्छे से पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा, एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ आपको। देखो, ये पूरी की पूरी नाक को दो हिस्सों में बांट दो, एक ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हड्डी का बना हुआ है, यहाँ पे हड्डी रखी है, नीचे हड्डी नहीं रखी हुई है, ये उपास्थि का बना हुआ है। अभी हम दीवार की बात नहीं कर रहे, नाक की बात कर रहे हैं। नाक का ये ऊपर का हिस्सा हड्डी का बना हुआ है, नीचे का हिस्सा उपास्थि का बना हुआ है। हड्डी बेटा यहाँ पर एक नहीं है, दो है, इधर एक और इधर एक। इनको बोलते हैं नेजल अस्थि। क्या बोलते हैं? नेसल अस्थि। तो दो नेसल अस्थि है और नीचे उपास्थि है। कौन सी उपास्थि? देखो कितनी लचीली है ये उपास्थि, इसीलिए तो कोई बहुत जोर से लड़ाई में किसी को मार दे तो यहाँ से खून आने लग जाता है, टूट जाती है, तो फिर बोलते हैं ना नाक फोड़ दूंगा तेरी, है ना। उसमें क्या होता है, ये जो ये उपास्थि वाला हिस्सा है ना, ये बेटा बहुत लचीली उपास्थि है ये, ठीक है। तो ये लचीली उपास्थि का बना हुआ है। अब बीच में दीवार पे आओ, तो जो बीच की दीवार है ना, हड्डी के बीच में जो दीवार का हिस्सा आएगा, हड्डी के ये ऊपर जो हड्डी है इसके बीच में जो दीवार का हिस्सा आएगा वो हड्डी का बना है, और इस उपास्थि के बीच में जो दीवार का हिस्सा आएगा वो उपास्थि का बना हुआ है। तो नेजल सेप्टम आपकी दो पार्ट की बनी हुई है। अगर हम ऐसे ले लें, बीच में दीवार रखी हुई है, तो ऊपर वाली पीछे वाली दीवार जो है ना, यहाँ पर ऊपर साइड पर वो बनी हुई है बेटा हड्डी की। कौन सी हड्डी की? वोमर हड्डी की। बताया था ना, ऐसे ट्रायंगल शेप की होगी इसके अंदर हड्डी, क्योंकि ऐसे बीच में दीवार रखी होगी ना तो ऐसे ट्रायंगल शेप की होगी। और यहाँ पर जहां पर उपास्थि है वहां पर अंदर जो रखा हुआ है वो उपास्थि है, वो थोड़ा मूव कर सकता है। वो कौन सी उपास्थि है? हाइलिन उपास्थि है। तो नेजल सेप्टम आपकी ऊपर तो बनी हुई है वोमर हड्डी की और नीचे बनी हुई है हाइलिन उपास्थि की। तो हमने ऐसे यहाँ पर सिर्फ एक हाइलिन उपास्थि लिखी हुई है और हम वोमर वाले पार्ट को पढ़ते हैं किसमें? जब हम गमन एवं संचलन पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ बेटा लैरिंग्स के बारे में। देखो लैरिंग्स के बारे में कितनी बातें हमको याद रखनी है। सबसे पहले ध्यान रखना है लैरिंग्स किसको कहते हैं? वॉइस या साउंड बॉक्स को। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं सही कर देती हूँ। साउंड बॉक्स को, यानी आपके ध्वनि तंत्र को। बेटा इससे ध्वनि आपको पता है क्यों आती है? क्योंकि लैरिंग्स के अंदर, साउंड बॉक्स के अंदर कुछ ध्वनि रज्जु होते हैं। इसके अंदर कुछ ध्वनि रज्जु होते हैं। ये रज्जु तो बेटा दो प्रकार के होते हैं, कुछ ट्रू होते हैं और कुछ कूट होते हैं, फॉल्स होते हैं, है ना। तो फॉल्स की वजह से ये ध्वनि रज्जु आपस में भिड़ते हैं तो आवाज आती है। फॉल्स वाले ध्वनि रज्जु के भिड़ने से आवाज नहीं आती है, इसीलिए तो ये फॉल्स है ना। ट्रू वाले के, सच्चे वाले ध्वनि रज्जु के भिड़ने से ध्वनि प्रोड्यूस होती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इसीलिए हम इनको ट्रू ध्वनि रज्जु कहते हैं, जो एक्चुअल में ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है बेटा कि ये जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है ये बाह्य श्वसन के दौरान प्रोड्यूस होती है। बाह्य श्वसन के दौरान प्रोड्यूस होती है। अब ये चीज तुमको पता है ऑलरेडी। अब तुम ही देखो ना, जब तुम बोलते हो तो थोड़ा सा ध्यान से बोल के देखो, जब तुम बोलते हो तो तुम एयर को बाहर फेंकते हो या अंदर लेते हो? हम बोलते वक्त हमेशा बाह्य श्वसन करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो बेटा लगातार कभी कभी बहुत ज्यादा बोलते हैं तो सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि हम बोलते टाइम बाह्य श्वसन करते हैं। तो बाह्य श्वसन के दौरान एयर बाहर फेंकते हैं। एयर बाहर फेंकते टाइम इसके अंदर जो ट्रू ध्वनि रज्जु होते हैं वो आपस में भिड़ते हैं, जिनके भिड़ने से ध्वनि प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इस डब्बे को हम ध्वनि तंत्र या साउंड बॉक्स यानी कि लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। और यही रीजन है बेटा कि खाते समय बोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि खाना खा रहे हो तो ये ढक्कन बंद चाहिए, लेकिन बोल रहे हो तो बहिश्वसन होगा, तभी तो आवाज प्रोड्यूस होगी ना, तो ये ढक्कन खुलेगा। तो खाते समय बोलने से ढक्कन खुलता है, इसीलिए खांसी आ जाती है, क्योंकि ढक्कन जल्दी से पटाख से बंद हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरी बात। अगर किसी ने तुमसे पूछा कि ये लैरिंग्स किस चीज का बना हुआ है, तो तुम बोलोगे ये भी उपास्थि का बना हुआ है, और एक उपास्थि बतानी पड़ी तो तुम कौन सी उपास्थि बताओगे? हाइलिन उपास्थि बताओगे। बेटा एक्चुअली क्या होता है, थोड़ी डिटेल हम पहले करते थे, अब एनसीईआरटी बेस्ड में नहीं करते हैं। ये जो ध्वनि रज्जु होता, ध्वनि तंत्र होता है ना, ये कई सारी तरह की उपास्थि से मिलके बना होता है।
जैसे इसके अंदर 3 युग्मित और 3 अयुग्मित उपास्थि होती है। कोई होती है आपकी लचीली उपास्थि, कोई होती है आपकी हाइलिन उपास्थि और कोई होती है आपकी तंतुमय उपास्थि, जो 3 प्रकार आपने पढ़े हुए हैं। तो इसमें क्या है, अगर हमको बेसिकली पूछे लैरिंक्स कौन सी उपास्थि का बना है तो हम हाइलिन उपास्थि बता देंगे, बट एक्चुअल में इसके अंदर 3 युग्मित और 3 अयुग्मित उपास्थि होती हैं। उसमें से कुछ युग्मित और कुछ अयुग्मित में अलग अलग होता है कि कुछ हाइलिन है, कुछ लचीली है और कुछ तंतुमय है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, इसी लैरिंक्स की ही एक उपास्थि है अयुग्मित वाली एपिग्लॉटिस। इसके अंदर 3 युग्मित और 3 अयुग्मित उपास्थि होती है, जिसमें से एक अयुग्मित वाली अकेली वाली उपास्थि एपिग्लॉटिस, जो कि बनी हुई है लचीली उपास्थि की। ठीक है, इसी का पार्ट होता है एपिग्लॉटिस लैरिंक्स का। अब आते हैं कि बेटा मेल्स में क्या होता है। इस लैरिंक्स पे देखो अलग से आपको बताते हैं, या इस डायग्राम को छोटा कर देते हैं आप। देखो बेटा मेल्स में क्या होता है, मेल्स में प्यूबर्टी के दौरान, कब, प्यूबर्टी के दौरान, किशोरावस्था के दौरान, जब वृषण पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं तब पुंजन हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन। मेल्स में किशोरावस्था के दौरान जब वृषण पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तब निकलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टोस्टेरॉन जाते हैं और मेल्स के लैरिंक्स के ऊपर यानी ध्वनि तंत्र पे एक्ट करते हैं। लैरिंक्स पे क्या एक्ट करते हैं, लैरिंक्स के अंदर जो ध्वनि रज्जु हैं, लैरिंक्स के अंदर जो ध्वनि रज्जु हैं इनको मोटा कर देते हैं, ये मोटे हो जाते हैं। अब ध्वनि रज्जु अगर बेटा थोड़े थोड़े मोटे हो जाएंगे तो पूरे का पूरा लैरिंक्स थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, यानी लैरिंक्स का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो लैरिंक्स का साइज इंक्रीज कर जाता है क्योंकि ध्वनि रज्जु मोटे हो जाते हैं। अब लैरिंक्स का साइज, लैरिंक्स यहाँ पे रखा है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा साइज में तो यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसीलिए लड़कों में यहाँ पर ऐसे कोनिकल स्ट्रक्चर बाहर निकला होता है, कब, किशोरावस्था में। किशोरावस्था हो आने पर लड़कों के यहाँ पर जो लैरिंक्स होते हैं थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। तो उसकी वजह से पहली चीज क्या होती है, लैरिंक्स के मोटा होने की वजह से, लैरिंक्स के मोटा होने की वजह से पहली चीज होती है एडम्स एप्पल बन जाता है। एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल कहते हैं इसको। ठीक है, एडम्स एप्पल बन जाएगा। और दूसरी चीज क्या होती है, अब देखो ध्वनि रज्जु थोड़े मोटे हो गए, अब उनके भिड़ने से आवाज भी थोड़ी मोटी आती है। बच्चे में कभी भी आप डिसाइड नहीं कर सकते आवाज लड़के की है या लड़की की है, दोनों की बराबर आवाज आती है, लड़कों की भी लड़कियों की। लेकिन जैसे किशोरावस्था आने लग जाती है आवाज में डिफरेंस आ जाता है। देखो लड़कियों की आवाज थोड़ी तीखी होती है, पतली होती है, लड़कों की आवाज थोड़ी मोटी हो जाती है क्योंकि उनके ध्वनि रज्जु मोटे हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके भिड़ने से आवाज भी थोड़ी मोटी निकलती है। यानी कि लड़कों की आवाज का तीखापन कम हो जाता है, आवाज मोटी हो जाती है, थोड़ी सी भारी हो जाती है। इसका क्या मतलब, उनकी आवाज का तीखापन कम हो जाता है। तीखेपन को यानी कितनी पतली आवाज है इसको हम कहते हैं पिच यानी कि स्वर मान। तो प्यूबर्टी आने पे टेस्टोस्टेरॉन की वजह से लैरिंक्स बड़ा हो जाता है और एडम्स एप्पल बनाता है, और इसी टेस्टोस्टेरॉन की वजह से क्योंकि ध्वनि रज्जु मोटे हो गए इसलिए लड़कों की आवाज अब थोड़ी भारी हो जाती है। आवाज भारी यानी आवाज का तीखापन कम, आवाज पतली कम हो जाएगी, यानी लड़कों की आवाज का स्वर मान कम हो जाता है, पिच कम हो जाता है, तीखेपन को पिच कहते हैं। तो लड़कों की आवाज में दूसरा चेंज क्या आएगा, प्यूबर्टी पे, प्यूबर्टी से पहले नहीं, किशोरावस्था पे पिच कम हो जाएगा, यानी कि बेटा स्वर मान, लड़कों की आवाज का स्वर मान यानी कि पिच कम हो जाता है, स्वर मान कम हो जाएगा। दो चीजें होंगी। ठीक है, तो ये अलग से आपने किसके बारे में ध्यान रखना है, लैरिंक्स के बारे में। तो लैरिंक्स में ध्वनि रज्जु होते हैं, ट्रू और फॉल्स। बाह्य श्वसन के दौरान आवाज प्रोड्यूस होती है, हाइलिन उपास्थि का बना होता है, मेल्स में ऐसा सब कुछ होती है। दो चीजें, दो डिफरेंस देखे जाते हैं। अब हम आते हैं ट्रैकिया के ऊपर।
अब देखो, सबसे पहले ट्रैकिया की बात करते हैं कि ट्रैकिया में आपने टिश्यू में पढ़ा हुआ है कि ट्रैकिया कौन सी टिश्यू की बनी हुई है, मतलब ट्रैकिया के अंदर कौन सी उपकला है, याद कर लो फटाफट से। ट्रैकिया के अंदर सबसे अंदर जो लाइनिंग होगी वो उपकला होगी, और ट्रैकिया की उपकला तुमने किसमें पढ़ी थी, सरल में या स्थिर में? सरल में पढ़ी थी। और सरल में बता दो कौन से वाला टाइप पढ़ा था? सरल के अंदर तुमने पढ़ा था कूट स्थिर, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। और याद है ना बेटा, हमने ट्रैकिया के अंदर पक्षमाप भी लगाया था। पक्षमाप क्यों लगाए थे? सीलिया म्यूकस जो इकट्ठा होगा उसको बाहर की ओर फेंकेगा। तो ट्रैकिया के अंदर कौन सी टिश्यू होती है? पक्षमाभी। ये हम रिवाइज कर रहे हैं, साथ साथ जितने भी चैप्टर्स में हमने जो भी पढ़ा है वो रिवाइज करते रहेंगे। पक्षमाभी, कूट स्थित। और कूट स्थित कौन सी होती है? सरल, स्थिर नहीं होती है, इसीलिए तो कूट स्थिर कह रहे हैं। झूठ बोल रही है कि स्थिर है, एक्चुअल में तो ये सरल है, सिंगल लेयर है। पक्षमाभी कूट स्थिर उपकला, पक्षमाभी कूट स्थिर उपकला होती है कहां पर? आपके ट्रैकिया में। दूसरी बात होती है बेटा, ये जो ट्रैकिया है ना, इसके ऊपर ऐसे रिंग्स चढ़ी होती हैं, इसके ऊपर ऐसे छल्ले चढ़े होते हैं। किधर साइड पर दिख रहे हैं? हम ये जो व्यू देख रहे हैं ना, ये अधर भाग से देख रहे हैं, पृष्ठ भाग से व्यू नहीं देख रहे हैं, हम अधर भाग से ये व्यू देख रहे हैं। तो अधर भाग में क्या चढ़ा हुआ है बेटा? एक आपकी, ये थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है, इसको अपन अच्छा लिख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रैकिया के अंदर सबसे पहला पॉइंट पढ़ा पक्षमाभी कूट स्थित, जो कि सरल उपकला होती है, स्थिर नहीं होती। पक्षमाभी कूट स्थित उपकला लगी हुई है। दूसरी बात बेटा, ये जो आपकी विंड पाइप है ना ट्रैकिया, इसके ऊपर ये छल्ले लगे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इन छल्लों को ट्रैकियल रिंग्स। ट्रैकिया के ऊपर चढ़े हैं इसलिए इनको हम कहते हैं ट्रैकियल रिंग्स। श्वास नाल पे चढ़े हुए छल्ले हैं ये ट्रैकियल रिंग्स। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ट्रैकियल रिंग्स किस चीज की बनी हुई है? ट्रैकियल रिंग्स भी किसकी बनी हुई है? उपास्थि की। और ये भी किस उपास्थि की बनी हुई है? हाइलिन उपास्थि की। तो बेटा जो ट्रैकियल रिंग्स हैं किसकी बनी हुई है? हाइलिन उपास्थि, हाइलिन उपास्थि की बनी हुई है। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है? हाइलिन उपास्थि की बनी हुई है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा कि ये जो ट्रैकियल रिंग्स है, ये जो छल्ले हैं, ये छल्ले किस शेप के हैं? बेटा ये सी आकार के होते हैं, ऐसे छल्ले होते हैं, इस तरह से चढ़े हुए हैं यहाँ पर ट्रैकिया के ऊपर। तो ये किस आकार के होते हैं? सी आकार के। मान लो बेटा आपको सी आकार ऑप्शन में नहीं मिला, तो इस सी आकार को आप यू आकार भी तो कह सकते हो। तो अगर सी आकार ऑप्शन में नहीं मिला तो यू आकार बताएंगे, जैसा कि आप ग्रहणी के लिए करते हो। ड्यूडेनम के लिए ड्यूडेनम का आकार सी आकार लिखा है, पर आप समरी में पढ़ोगे तो उसका आकार यू आकार लिखा है। तो सी आकार और यू आकार दोनों बोल सकते हैं, ठीक है? फिर आइए, ट्रैकियल रिंग्स पूर्ण होती हैं कि अपूर्ण होती हैं? ये बेटा अपूर्ण छल्ले होते हैं, अपूर्ण छल्ले, क्योंकि ये बेटा पूरे गोल बंद नहीं है, ये ऐसे खुले हुए हैं, अपूर्ण है, कंप्लीट रिंग नहीं बनी है, इनकम्प्लीट बनी है, अपूर्ण बनी है, इस तरह से लगी हुई है। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये पूर्ण किधर से है, अपूर्ण किधर से है? बेटा ये अधर भाग से तो पूर्ण है और पृष्ठ भाग से, पीछे वाले भाग से अपूर्ण है। मतलब ये रिंग आगे से चढ़ी हुई है, पीछे खुली हुई है। तो अपूर्ण किधर से है? पृष्ठ भाग से। अपूर्ण किधर से है बेटा? पृष्ठ भाग से। ध्यान रखिएगा, अगर पूर्ण पूछेगा तब क्या बताएंगे? पूर्ण तो अधर भाग से है और पृष्ठ भाग से अपूर्ण है। अगला आते हैं कि इसका काम क्या है, हमने ये छल्ले लगाए ही क्यों हैं? देखो दो चीजें हैं, दो काम करता है ये छल्ला। सबसे पहले ये छल्ला ना आपकी श्वास नाल को पकड़ के रखता है, तो जब आप एयर बाहर फेंकते हो तो श्वास नाल से पिचकती नहीं है, क्योंकि छल्ले ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है? तो पहला काम हो गया। बहिश्वसन के दौरान श्वास नाल को कोलैप्स करने से, पिचकने से बचाता है, क्योंकि रिंग ने उसको पकड़ा हुआ है। दूसरा, अंतःश्वसन के दौरान हमेशा ये पाइप खुली हुई मिलेगी एयर को एंटर करने के लिए, तो अंतःश्वसन के दौरान श्वास नाल को खुला रखता है ताकि एयर एंटर कर जाए। तो बेटा एक्चुअल में इन छल्लों का दोनों समय पे काम है, एक अंतःश्वसन के दौरान भी काम है और इनका बहिश्वसन के दौरान भी काम है। देखो अंतःश्वसन के दौरान ये क्या करता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम एनसीईआरटी तो अंतःश्वसन वाला बताती है। अंतःश्वसन के दौरान क्या करता है? ट्रैकिया को ओपन रखता है, खुला रखता है। और बहिश्वसन के दौरान क्या करता है? ट्रैकिया को पिचकने से, यानी कि कोलैप्स करने से बचाता है।
पिचकने से बचाता है, यानी कोलैप्स करने से बचाता है, इसको पकड़ के रखता है। ठीक है, तो दोनों समय पे काम हो गया। एक और चीज आप सोच सकते हो कि रिंग को हमने पूर्ण क्यों नहीं बना दिया, अपूर्ण क्यों बनाया, पूरी तरह से ट्राकिया को पकड़ लेते। हुआ क्या बेटा, देखो इसके जस्ट पीछे, यहाँ पे आपकी जो श्वास नल है इसके जस्ट पीछे आपकी ग्रास नलिका है, और ग्रास नलिका पता है ना ऐसे ऐसे क्रमानुकुंचन करती है, क्रमानुकुंचन करती है। तो ये पीछे जो ग्रास नलिका है ना, उसको बढ़ने की जगह चाहिए, उसको बढ़ने की आगे की ओर जगह चाहिए। अगर तुम रिंग लगा दोगे यहाँ पर तो वो ग्रास नलिका ऐसे बढ़ नहीं पाएगी, क्रमानुकुंचन नहीं कर पाएगी। इसलिए हमने सोचा कि ठीक है, ये रिंग को आगे आगे लगाते, पीछे नहीं लगाते, ताकि पीछे साइड जो पाइप है उसको क्रमानुकुंचन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसको हमने अपूर्ण क्यों रखा है, अपूर्ण रखा है क्रमानुकुंचन की सहायता के लिए। क्रमानुकुंचन में बाधा न डालने के लिए हमने इसको क्या रखा है बेटा, अपूर्ण रखा है, पूर्ण नहीं रखा है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें किसके बारे में हो गई, ट्रैकियल रिंग्स के बारे में। देखो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना। अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि सबसे पहले श्वास नाल आती है, फिर प्राथमिक श्वसनी आती है, फिर द्वितीयक श्वसनी आती है, फिर तृतीयक श्वसनी आती है, फिर श्वसनिकाएं आती हैं, फिर जाके वायु कुपिका आती है। अभी हम वो वाला पार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको फिर से बताऊंगी कि ये रिंग कहां से लेकर कहां तक चढ़ी होती है। अभी अपन लिख लेते हैं बस। बेटा ये जो ट्रैकियल रिंग है ना, ये स्टार्ट होती है कहां से, ये ट्रैकियल रिंग स्टार्ट तो होती है श्वास नाल से, इसीलिए इसका नाम ट्रैकियल रिंग रखा हुआ है। श्वास नाल से शुरू होकर ये रिंग चढ़ी होती है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी पे, और उसके बाद शुरुआती यानी प्राथमिक श्वसनिकाओं पे, प्रारंभिक श्वसनिकाओं पे, अंतिम श्वसनिकाओं तक ये रिंग नहीं चढ़ी होती है, प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक ये रिंग चढ़ी होती है। तो श्वास नाल पे चढ़ी होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी पे चढ़ी होती है, और फिर प्रारंभिक या शुरुआती श्वसनिकाओं तक, प्रारंभिक या शुरुआती श्वसनिकाओं तक। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये जो ट्रैकियल रिंग्स हैं ये श्वास नाल से शुरू होकर प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक चढ़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ किसके बारे में हो गया, ट्रैकिया के बारे में। अब आपको अगर याद हो, आपने गमन और संचलन में पढ़ा हुआ है कि ये ट्रैकिया T5 के लेवल पे, सॉरी गमन संचलन में नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ये जो ट्रैकिया है बेटा दो में विभाजित कर जाता है। जब ये दो में विभाजित करता है तो ये कहां पर विभाजित करता है, ट्रैकिया के बारे में ही और बातें कर रहे हैं, मैं यहां पर लिख रही हूं ट्रैकिया के बारे में। और ये मध्य वक्षीय गुहा, मध्य वक्षीय गुहा में के स्तर में विभाजित करता है, मध्य वक्षीय गुहा के स्तर में विभाजित करता है। मध्य वक्षीय गुहा आपको याद होगी ऐसे प्रेजेंट होता है बेटा, ये मान लो पूरा का पूरा बॉडी का खाली ड्रम है, यानी कि प्रगुहा रखी हुई है, सिलोम रखी हुई है, और इस सिलोम में हम क्या करते हैं, इस सिलोम के बीच में हम डायाफ्राम लगा देते हैं, जिसकी वजह से ये ऊपर की जो गुहा होती है, इस ऊपर की गुहा को कहते हैं वक्षीय गुहा, वक्ष बनता है आपका, और ये नीचे की गुहा को क्या कहते हैं, उदर गुहा। तो बेटा ट्रैकिया क्या करती है, ट्रैकिया यहां पर डिवाइड करती है, जैसे ट्रैकिया यहां से स्टार्ट हो रही है, अब वक्षीय गुहा के मध्य तक आ गए हम, वक्षीय गुहा के मध्य तक आ गए, मध्य पर आने पर, वक्षीय गुहा के मध्य पर आने पर ये डिवाइड कर जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये कहां पर विभाजित होती है, मध्य वक्षीय गुहा में। बेटा मध्य वक्षीय गुहा के सीध में आप पीछे साइड जाएंगे तो जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसकी 5वीं कशेरुकी आएगी वक्षीय वाली। आपको पता है आपके पास कितनी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां हैं, C7 होता है, फिर T थोरैसिक यानी वक्षीय वाली 12 हड्डियां होती हैं, फिर कमर में L5 होता है, फिर S1 और C1 होता है। तो ये जो वक्ष में आपके 1 से लेकर 12 तक रीढ़ की हड्डी में 12 हड्डियां हैं, उसकी 5th नंबर इसी सीध में आती है। मतलब आप इस डायग्राम में यहां से सीध में पीछे जाएंगे ना, इस वाली जगह से मध्य वक्षीय वाली जगह पे, तो आपको रीढ़ की हड्डी का कौन सी वाली हड्डी मिलेगी, वक्षीय की 5वीं कशेरुकी, वक्ष में जो 5वीं कशेरुकी लगी हुई है। ठीक है, इसीलिए हम और क्या कह सकते हैं कि T5
T5 क्या है? पांचवी वक्षीय थोरासिक, पांचवी वक्षीय कशेरुकी के स्तर पर, कशेरुकी के स्तर पर, रीढ़ की हड्डी के थोरासिक वाले वक्षीय वाले पांचवें कशेरुकी के स्तर पर। तो मध्य वक्षीय गुहा में T5 कशेरुकी के स्तर पर दो प्राथमिक कितने में विभाजित करती है? 2 शाखाओं में, और सिर्फ 2 शाखाओं में पहले विभाजित करती है, बाद में और शाखाएं बनती है। और ये 2 शाखाएं कौन सी है? प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी। तो आपकी श्वासनाल मध्य वक्षीय गुहा में T5 कशेरुकी के स्तर पर 2 प्राथमिक श्वसनी में विभाजित करती है, में विभाजित करती है। ध्यान रखिएगा, मध्य वक्षीय T5 कशेरुकी का स्तर यानी पांचवी वक्षीय कशेरुकी का स्तर, और कितने में डिवाइड करती है? 2 में। किस 2 में? प्राथमिक श्वसनी। किस में डिवाइड करती है? प्राथमिक श्वसनी में। कितनी प्राथमिक श्वसनी आपके पास? 2, उसमें विभाजित कर जाती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास होता है ट्रैकिया के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके लिए और जो टॉपिक्स करने यहीं पर कंटिन्यू करेंगे। चलिए बेटा देखिए, अब आपने किसके किसके बारे में सीख लिया। बाय नासा द्वार हो गया, फिर नासा कक्ष हो गया, बीच में नेजल सेप्टम है जो कि हाइलेनोपास्थी का बना है, और ऊपर साइड का वोमर हड्डी का बना हुआ है जो आप गमन संचलन में पढ़ते हो। ठीक है, फिर आंतरिक नासा द्वार हो गए, फिर हम आ गए ग्रसनी में। अब देखो ग्रसनी के 3 भाग सीखो। ग्रसनी के 3 पार्ट होते हैं बेटा। एक ग्रसनी का ये वाला हिस्सा, ठीक है, एक ग्रसनी का ये वाला हिस्सा होता है। दूसरा बेटा ग्रसनी का ये वाला हिस्सा होता है। ठीक है, और तीसरा बचा हुआ हिस्सा क्या होता है? तीसरा बचा हुआ सारा हिस्सा हो जाता है ग्रसनी का। ये ग्रसनी का तीसरा भाग होता है। तो आप ग्रसनी को बेटा 3 भागों में विभाजित कर सकते हो। एक जहां पर नासा द्वार खुलता है, एक जहां पर खाने की एंट्री होती है। यहां पर देखो खाने की एंट्री हो रही है, इस वाली जगह पर बीच वाले भाग में खाने की एंट्री हो रही है। ऊपर वाले भाग में एयर की एंट्री हो रही है, यहां पर देखो एयर की एंट्री हो रही है। और तीसरा वाला भाग वो है, तीसरा वाला भाग देखो ये वाला भाग है जहां पर लैरिंग्स खुलता है, जहां पर ये दोनों पाइप्स खुलती है। ठीक है, हम इन तीनों का नाम रख लेते हैं। ये सबसे बाहर जो व्हाइट कलर वाला है ना बेटा, ग्रसनी का सबसे ऊपर भाग, इसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स यानी नेजोग्रसनी। नाम से ही पता चल रहा है वो वाली ग्रसनी का भाग जहां पे नेजल कैविटी यानी नासा द्वार खुल रहे हैं। ठीक है, इसके बीच वाले भाग को कहते हैं बेटा ओरोग्रसनी। ओरोग्रसनी, ओरो मतलब ओरल कैविटी, मुखा गुहा, ओरोग्रसनी जहां पर मुखा गुहा खुल रही है। ठीक है, और तीसरे भाग को कहते हैं बेटा लैरिंजियोग्रसनी। मैंने उसी कलर से लिख दिया है लैरिंजियोग्रसनी, यानी वो वाला ग्रसनी का भाग जो लैरिंग्स में जाके खुल रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स दोनों पाइप में खुल रहा है, इसका नाम इस लैरिंग्स के हिसाब से रख दिया गया है। ठीक, अब तुम ही सोचो किसमें क्या प्रेजेंट है। देखो बेटा, नेजो वाली ग्रसनी में तो सिर्फ एयर आएगी, खाना तो जाएगा ही नहीं। तो नेजो में क्या होता है? एयर, सिर्फ हवा होती है। नेजो ग्रसनी में सिर्फ एयर होती है। ठीक, जबकि ओरोग्रसनी में देखो यहां से खाना भी आएगा और ऊपर से एयर नीचे ही तो आएगी बेटा। तो ये ओरोग्रसनी में दोनों होते हैं, एयर प्लस फूड। तो फूड तो होगा ही क्योंकि ये ओरोग्रसनी मुखा गुहा यहाँ पे खुल रही है, और ऊपर से नेजोग्रसनी से एयर भी तो पहले आएगी ओरोग्रसनी में, फिर लैरिंजियोग्रसनी में। और लैरिंजियोग्रसनी में दोनों होंगे, एयर भी यहाँ से लेकर यहाँ आएगी फिर तो इसमें जाएगी, और खाना भी यहाँ से यहाँ आएगा तब तो इसमें जाएगा। तो लैरिंजियोग्रसनी में भी बेटा दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। क्या क्या? एयर प्लस फूड, एयर प्लस फूड प्रेजेंट होता है लैरिंजियोग्रसनी में भी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नेजोग्रसनी, ओरोग्रसनी, लैरिंजियोग्रसनी। नेजोग्रसनी में सिर्फ एयर होता है, ओरोग्रसनी में दोनों होते हैं, और लैरिंजियोग्रसनी में दोनों होते हैं। इस तरह से ग्रसनी के 3 भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर हम पहुंच गए ग्रसनी में। ग्रसनी से एपिग्लॉटिस, फिर ग्लॉटिस, फिर लैरिंग्स, और फिर आ गई आपकी श्वासनाल। और श्वासनाल के बारे में इतनी सारी चीजें आपने सीखी हैं। ठीक,
अब देखो ये वाला भाग जो हम कर रहे थे, इसमें मैंने आपको, जिन बच्चों को नहीं पता है बेसिक्स, वो थोड़ा सा कवर कर लेंगे। ये सबसे पहले जो बाहर खाली ड्रम रखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? प्रगुहा। क्योंकि हम कैसे प्राणी हैं? प्रगुही प्राणी हैं। हमारे पास एक सच्ची देह गुहा प्रेजेंट है, जिसको हम प्रगुहा कहते हैं, यानी कि सिलोम कहते हैं। सिलोम, सिलोम यानी कि प्रगुहा एक शरीर की ऐसी गुहा है जो चारों तरफ से मीसोडर्म से स्तरित होती है। ये आप जंतु जगत में पढ़ते हो, ठीक। हमने सिलोम को क्या किया है? दो भाग में बांट दिया है। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं बेटा? वक्ष गुहा, वक्ष गुहा। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? उदर गुहा, उदर गुहा। और इन दोनों को आपस में बांटा किसने है? इन दोनों को आपस में बांटा है बेटा डायाफ्राम ने। ये रहा बीच में डायाफ्राम। अब ये सब मैं तुमको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इस चैप्टर में इन सब चीजों के बारे में लिंक है बेटा, जो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जैसे कि सबसे पहली बात, डायाफ्राम का आकार क्या होता है? गुंबदाकार होता है। ये गुंबदाकार, देख लो, दिख रहा है ना, ऐसे गुंबदाकार है, ऐसा रखा होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम बेटा अस्थि और अस्थि और पेशी दोनों का नहीं बना होता। ये एक पेशीय संरचना है। आपका डायाफ्राम एक पेशीय संरचना है, सिर्फ पेशी है इसमें। ये कैसी संरचना है? पेशीय संरचना है। आपका डायाफ्राम एक पेशीय संरचना है। अब आते हैं इसकी पेशी का क्या नाम है? इसकी पेशी का नाम होता है फ्रेनिक पेशी। इसकी पेशी का एक स्पेशल नाम है, इसका नाम होता है फ्रेनिक पेशी, ठीक है। तो डायाफ्राम गुंबदाकार होता है, डिवाइड करता है आपकी प्रगुहा को दो भागों में, वक्ष गुहा और उदर गुहा में। और इसमें ये एक पेशीय संरचना होती है, सिर्फ पेशी है, इसमें हड्डी नहीं है। और इसकी पेशी का एक स्पेशल नाम होता है फ्रेनिक पेशी, ठीक है। अब देखो बात करते हैं इस वक्ष गुहा की। वक्ष गुहा आपने पढ़ा है किसमें, या आगे पढ़ोगे? अभी तक नहीं पढ़ा है तो गमन एवं संचलन में हम करते हैं कि वक्ष गुहा किस किस चीज की बनी हुई है। आपका वक्ष किन चीजों से बना हुआ है? वक्ष गुहा में देखो नीचे साइड पर तो क्या है? डायाफ्राम है। वक्ष गुहा में पीछे साइड पर क्या है? रीढ़ की हड्डी है। वक्ष गुहा में आगे साइड पर क्या है? उरोस्थी है, आपकी स्टर्नम। और वक्ष गुहा को चारों तरफ से ऐसे किसने कवर करके रखा है? आपकी पसलियों ने। बस इसी बात को हमने लिख लेना है। आपका वक्ष किस किस चीज से बना है? तो आप पहले बोलोगे पृष्ठ भाग पर बताता हूं, दूसरा अधर भाग पर बताता हूं, तीसरा साइड्स में, मतलब चारों तरफ लेटरल साइड्स में क्या है, और चौथा लोअर साइड पर निचला भाग किससे बना हुआ है, ठीक है। अब देखो निचले भाग पर तो क्या है बेटा? डायाफ्राम है, ठीक है, डायाफ्राम है। पृष्ठ भाग में क्या है? रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड प्रेजेंट है, ठीक है। अधर भाग में क्या है बेटा? उरोस्थी। क्या प्रेजेंट है? उरोस्थी। उरोस्थी किसको कहते हैं? स्टर्नम को। स्टर्नम आपके यहाँ पर आगे जो एक हड्डी रखी है उरोस्थी, सिंगल होती है आपके पास, उरोस्थी स्टर्नम प्रेजेंट है। और साइड्स में क्या प्रेजेंट है? पसलियां। साइड्स में क्या प्रेजेंट है? पसलियां। बेटा पसलियां आपके पास कितनी होती है? 12 जोड़े, यानी कि टोटल हो गई 24 अस्थि। स्टर्नम होती है आपके पास एक, तो ये हो गई एक अस्थि। आपके पास कशेरुक दंड में अस्थियां होती हैं टोटल 26, लेकिन 26 की 26 आपका वक्ष नहीं बनाती है। आपका वक्ष तो ये ऊपर का भाग है, रीढ़ की हड्डी तो यहां से लेकर स्टार्ट होकर लगभग यहां तक जाती है। तो हम पूरे को थोड़े रखेंगे वक्ष में। वक्ष के अंदर जितनी कशेरुक दंड की 26 में से हड्डियां आती हैं बस उसको रखेंगे, और वो आती हैं 12। कौन सी 12? ऊपर की ग्रीवा की साथ छोड़ दो, कशेरुक की पहले से लेकर 12 तक, यहां से लेकर यहां तक में कशेरुक, वक्षीय कशेरुक नंबर 1 से लेकर वक्षीय कशेरुक 12 तक चले जाएंगे। तो यहां से यहां तक में होती है बेटा आपकी जो वक्ष टोटल 26 होती है, उसमें से वक्ष गुहा में यूज होती है T1 to T12। तो ये कितनी हड्डियां हो गई? 12। और अगर पूछे डायाफ्राम में कितनी हड्डियां हैं, तो तुम बोलोगे ये तो एक पेशीय संरचना है, इसमें तो हड्डी है ही नहीं। तो बेटा अगर आपको पूछा जाएगा ना आपका वक्ष किन किन चीजों का बना है, तो आप बोलोगे वर्टिब्रल कॉलम का बना है, उरोस्थी से बना है, पसलियों से बना है और डायाफ्राम से बना है।
अगर आपसे पूछा जाएगा नीचे साइड पर क्या है तो डायाफ्राम, साइडों में क्या है तो पसलियां, अधर भाग में क्या है उरोस्थी, पृष्ठ भाग में क्या है वर्टिब्रल कॉलम। फिर आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि आपका वक्ष कितनी हड्डियों से बना है, तो हड्डियों में तो डायाफ्राम हटा देना क्योंकि ये पेशीय संरचना है। पसलियां 24 की 24 आपके वक्ष को बनाती हैं, यानी 12 जोड़े, ये 12 जोड़े पसलियां होती हैं, तो टोटल हड्डियां कितनी हो गई 24, 24 वक्ष बनाती हैं, स्टर्नम वक्ष बनाती है। और आपकी 26 कशेरुक में से 12 कशेरुक कौन सी कशेरुक T1 से लेकर T12 यानी वक्षीय कशेरुक नंबर 1 से लेकर वक्षीय कशेरुक नंबर 12 तक यूज होती है। तो ये कितनी होगी बेटा 37 हड्डियां हो गई। तो आपकी वक्ष गुहा 37 अस्थियों से बनी हुई है। अगर आपसे अस्थियां पूछेगा तो आप कितनी बताओगे, वक्ष में 37 अस्थियां हैं। ठीक है, ये हो गया आपके वक्ष का। अब देखो बेटा, वक्षीय गुहा के अंदर जितनी भी जगह है इसको आप क्या बोलोगे, वक्षीय आयतन। वक्षीय गुहा के अंदर जो जगह है उसको आप क्या बोलोगे, वक्षीय आयतन। ठीक है, ये वक्षीय आयतन आप चेंज कर सकते हो इस वक्ष, क्योंकि हड्डियां है ना बेटा, हड्डियों में पेशियां लगी होंगी, और हड्डियों में जो पेशियां लगी होंगी वो कौन सी होंगी, कंकाली पेशी। और कंकाली पेशी को आप अपनी स्वेच्छा से इच्छा अनुसार मूव कर सकते हो, ऐच्छिक पेशियां होती है। तो हम वक्षीय आयतन को चेंज कर सकते हैं, इसको हम चेंज, आयतन को कम ज्यादा कर सकते हैं। वक्षीय गुहा के अंदर जो आयतन है यानी वक्षीय आयतन, इसको हम कम ज्यादा यानी चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आजू बाजू हड्डियां ही तो हैं, हड्डियों से जो पेशियां लगी होंगी कंकाली पेशियां, वो हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं और वो मूव हो सकती हैं। ठीक है, ये सब मैं तुमको किसी रीजन से बता रही हूँ, अभी मैकेनिज्म में, क्रियाविधि में काम आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं लंग्स के ऊपर। ये देखो, ये मान लो अब हम बना लेते हैं वक्षीय गुहा। ठीक है, अब हम सीधा सीधा वक्षीय गुहा बना लेते हैं। ठीक, और वक्षीय गुहा के अंदर रख देते हैं लंग्स। ये एक लंग हो गया, और ये दूसरा लंग हो गया। अब तुम सोचोगे कि क्या मैम ये दोनों लंग्स एक दूसरे से इतने अलग होते हैं? इतने नहीं होते, थोड़े थोड़े होते हैं, पर तुम्हें याद रखने के लिए मैं एकदम ऐसे बना रही हूं कि तुमको देख के भी याद रहे कि क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में। अब देखो, तुमने अभी पढ़ा कि यहां पर नीचे साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, तो हमने डायाफ्राम बना दिया। ठीक है, थोड़ा मोटा बना देते, रुक जाओ। ये हमने बेटा यहां पर क्या बना दिया, डायाफ्राम बना दिया। ठीक है, अब देखो राइट और लेफ्ट लंग कैसे बताते हो, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। हमेशा हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के डायग्राम्स ऐसे ही लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट लंग, दायां फुफ्फुस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग हो जाएगा। ठीक है, देखो राइट लंग थोड़ा सा ऊपर लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा ऊपर होता है लेफ्ट लंग से, और लेफ्ट लंग थोड़ा सा नीचे होता है राइट लंग से। ठीक है, डन। देखो राइट लंग थोड़ा चौड़ा भी लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है, राइट लंग लेफ्ट लंग से चौड़ा होता है, और लेफ्ट लंग राइट लंग से संकरा होता है, लेफ्ट लंग राइट लंग से संकरा होता है। ठीक है, राइट लंग थोड़ा छोटा होता है, और लेफ्ट लंग राइट लंग से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा उधर गुहा में राइट साइड पर यहां पर रखा हुआ है यकृत, और यकृत आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, राइट साइड में रखी हुई है। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, तो बेटा इतनी बड़ी ग्रंथि रखाएगी तो थोड़ी एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ेंगी ना उस साइड पर, इसको हटाने के लिए वहां पे। तो बेटा होता क्या है, राइट लंग थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, वैसे ही राइट किडनी थोड़ी सी नीचे चली जाती है, और लेफ्ट किडनी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ऊपर रहती है। तो राइट किडनी लेफ्ट किडनी से नीचे होती है, और राइट लंग लेफ्ट लंग से ऊपर होता है, क्योंकि हमने इनके बीच में रख दिया है यकृत। ये सिर्फ हम समझने के लिए ऐसे इतनी दूर दूर बना रहे हैं, सब चीजें इतनी दूर दूर नहीं होती, बॉडी में इतनी जगह नहीं होती, सब चीज ठूस ठूस के रखी हुई है, लेकिन हम समझने के लिए, याद रखने के लिए ऐसे बना रहे हैं। ठीक, अब देखो बेटा, ये हमने बाहर क्या बनाया है, वक्ष गुहा, यानी ये हो गया आपका वक्ष, या इसको कह लो वक्ष
गुहा, और इसके अंदर जो आयतन है इसको हम क्या बोलेंगे, वक्षीय आयतन। ये कौन सा आयतन हो गया, वक्षीय आयतन, जिसके बारे में अभी हमने पिछली स्लाइड में सीखा है। ठीक, अब ये हो गए बेटा आपके फुफ्फुस, ये लंग्स हो गए। लंग्स के अंदर जो जगह है ना इसको आप बोलोगे फुफ्फुसीय आयतन, फुफ्फुसीय आयतन। ये हो गया आपका फुफ्फुसीय आयतन, ये अलग है। ये पूरा जितना आयतन है वो वक्ष आयतन हो गया, वक्षीय आयतन, और इसके अंदर जो जगह है इसको आप फुफ्फुसीय आयतन कहोगे। लंग्स का आयतन अलग है और वक्ष का आयतन अलग है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने लिवर रख दिया, ये पूरा वक्ष गुहा हो गई। वक्ष गुहा और उधर गुहा के बीच में ये डायफ्राम है। वक्ष गुहा में दोनों लंग्स के बीच की जो जगह होती है, दोनों लंग्स के बीच की ये वाली जो जगह होती है ना, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीडियास्टिनम। इस एरिया को हम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम क्या होता है, दो लंग्स के बीच की जगह होती है। ठीक है, मीडियास्टिनम। यहीं पर तो बेटा आपका हार्ट रखा होता है क्या, यहीं पर आपका हार्ट रखा होता है। ये रखा आपका यहाँ पर हार्ट। ठीक है, और आपको पता है ना आपका हार्ट एक कोनिकल संरचना है, ट्रायंगल टाइप की संरचना होती है, जिसका आधार इधर होता है, आधार इधर साइड पर है और उसकी चोटी इधर साइड पर है। तो चोटी नीचे साइड पर होती है, आधार ऊपर साइड पर होता है। ये आप पढ़ते हो परिसंचरण में जब आप हार्ट की संरचना पढ़ते हो। तो यहाँ पर ये दो लंग्स है, उनके बीच की जगह मीडियास्टिनम है। मीडियास्टिनम में हार्ट रखा है जिसकी चोटी ऐसे आधार पर है और लेफ्ट लंग में घुसी हुई है, राइट लंग में नहीं, लेफ्ट लंग में घुसी हुई है। तो लेफ्ट लंग में तुमने ये जो जगह बनाई है ना इसके लिए, हार्ट को रखने के लिए, इसको कहते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच, कार्डियक वर्ड यूज करते हैं हार्ट के लिए। नॉच का मतलब होता है एक जगह बनी हुई है, ठीक है, गड्ढा बना हुआ है। तो हार्ट के लिए जो नॉच बना है वो किस में बना है, लेफ्ट लंग में। तो राइट लंग में कार्डियक नॉच नहीं है, लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच है। ठीक है, इस वजह से भी ये थोड़ा सा सकरा हो गया है और इसको ऊपर धक्का दिया इसलिए ये थोड़ा चौड़ा हो गया, ये सकरा रह गया। ठीक है, ऐसे करके ये सारा हमने याद रखना होता है। अब देखो ये जो फुफ्फुसीय आयतन है ना बेटा, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते, इसको तुम कम ज्यादा नहीं कर सकते डायरेक्टली। इसको तुम ऐसे लिख देती हूँ, देखो बेटा लंग के अंदर जो जगह है जिसको आप फुफ्फुसीय आयतन कहते हो, इसको आप चेंज तो कर सकते हो पर डायरेक्ट इसको चेंज नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट इसको तो चेंज कर सकते हो पर इसको आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या लिखोगे, सब एनसीईआरटी की लाइन है, इसके लिए क्या लिखोगे, हम फुफ्फुसीय आयतन को प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से बदल नहीं सकते। हम प्रत्यक्ष रूप से किसको बदल सकते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से वक्षीय आयतन को बदल सकते हैं, पर हम प्रत्यक्ष रूप से फुफ्फुसीय आयतन को बदल नहीं सकते। आप प्रत्यक्ष रूप से जरूर बदल सकते हैं। ये सब बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये देखो बेटा, लंग्स के ऊपर कवर होता है, लंग्स के ऊपर ऐसे कवर प्रेजेंट होता है। ये मान लो हमने एक लंग बना लिया, अच्छा नहीं लग रहा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, रुक जाओ। ऐसे मान लो ये एक लंग प्रेजेंट है, तो बेटा लंग के बाहर ना कवर होता है, ढक्कन होता है, ठीक है। तो इसका आवरण बना लेते हैं जिसको आप क्या बोलोगे, फुफ्फुस आवरण। एक आवरण और एक इसके बाहर और होता है आवरण, दो परत का आवरण होता है, ठीक है, जिसको आप फुफ्फुस आवरण कहते हो। और इन दोनों के बीच में एक तरल भरा होता है, इन दोनों के बीच में एक
तरल भरा होता है। अब आप देखो इसकी लेबलिंग, ये सबसे अंदर क्या बनाया, लंग, तो ये क्या हो गई, आपकी फुफ्फुस की सतह हो गई, फुफ्फुस सतह, फुफ्फुस की सतह उसका टिश्यू है यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या बनाया बेटा, ये पूरा का पूरा आपने क्या बनाया, फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस के ऊपर चढ़ा हुआ है फुफ्फुस आवरण, और ये फुफ्फुस आवरण को ही आप क्या कहते हो, प्ल्यूरा, प्ल्यूरा कहते हो। ये प्ल्यूरा की दो परत है, ये देखो, बाहर वाली परत को कह दो बाहरी, बाहर वाली परत को कह दो बाहरी या परिधीय, परिधीय प्ल्यूरा, प्ल्यूरा की दो परत है, बाहरी और परिधीय प्ल्यूरा, और ये वाली हो गई आंतरिक, जिसको आप इंग्लिश में विसरल कहते हो, अंदर साइड वाली जो प्ल्यूरा है। तो आप बाहरी या आंतरिक कह दो, आउटर या इनर कह दो, परिधीय या आंतरिक कह दो, पैराइटल या विसरल कह दो, एक ही बात है। और इन दोनों के बीच में जो जगह है ना, इसको हम कहेंगे प्लूरल कैविटी। ये बीच में जो जगह है उसको क्या कह दो, प्लूरल गुहा, ठीक है। और प्लूरल गुहा के अंदर ये क्या भरा हुआ है, प्लूरल गुहा के अंदर भरा हुआ है प्लूरल तरल, प्लूरल तरल, ये तरल भरा हुआ है। इस तरल का क्या काम होता है बेटा, जब लंग्स का सरफेस बाहर जाता है और अंदर जाता है, तो लंग्स का सरफेस, और यहाँ पे प्लूरा है, ये लंग्स का सरफेस, ये लंग्स का सरफेस, ये प्लूरा है, लंग्स का सरफेस बाहर आया, लंग्स का सरफेस अंदर गया, बाहर आया तो ऐसे रगड़ होगी इसके ऊपर प्लूरा के साथ। तो लंग्स के सरफेस पर प्लूरा के साथ रगड़ होने से, फुफ्फुस आवरण से रगड़ होने से जो फ्रिक्शन होता है ना, उसको कम करता है, घर्षण को कम करता है। तो प्लूरल बीच में तरल है ना, तो तरल हमेशा घर्षण को कम करता है, बीच में तरल भर दिया है, तो प्लूरल तरल क्या करता है, लंग्स की सतह पर घर्षण को यानी फ्रिक्शन को कम करता है, लंग्स की सतह पर होने वाली रगड़ को तरल कम करता है। ये ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। अब देखो, ये जो आंतरिक प्लूरा है ना बेटा, आंतरिक प्लूरा, ये देखो आंतरिक प्लूरा, और लंग्स की सतह में इतनी जगह नहीं होती है, हमने समझने के लिए ऐसे बनाई, एकदम चिपका हुआ है उसके ऊपर। तो आंतरिक प्लूरा किसके समीप है, फुफ्फुस सतह के समीप है। आंतरिक प्लूरा फुफ्फुस सतह के एकदम समीप होती है, फुफ्फुस सतह के बिल्कुल समीप होती है आंतरिक प्लूरा, ठीक है, फुफ्फुस सतह के बिल्कुल समीप होती है आंतरिक प्लूरा। उसके अलावा, एक मिनट बेटा, ठीक है, अब ये आंतरिक प्लूरा फुफ्फुस सतह के बिल्कुल समीप है, और ये जो बाहरी प्लूरा है वो पता है किसके समीप होती है, यहां पर आओ, यहां पर चढ़ी हुई है आंतरिक प्लूरा, अलग कलर से बनाते, रुक जाओ, ये फुफ्फुस की सतह हो गई, इसके ऊपर आंतरिक प्लूरा है, फिर बीच में प्लूरल कैविटी है जिसके अंदर तरल भरा हुआ है, और फिर बाहरी प्लूरा है। ये बाहरी प्लूरा बेटा इसके बिल्कुल समीप होती है, वक्ष की दीवार के। अब तुम बोलोगे मैम इतनी जगह है, मैं फिर से कह रही हूँ, ये जगह तो हम समझने के लिए बना रहे, इतनी जगह है नहीं, सारे अंग ठूस के रखे हुए, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, आंतरिक प्लूरा तो लंग्स की सतह के बिल्कुल समीप होती है, और बाहरी प्लूरा के जस्ट बाहर यहाँ पर उसकी दीवार होती है वक्ष की दीवार। तो बाहरी प्लूरा किसके समीप होती है, वक्ष यानी वक्षीय गुहा की दीवार के समीप होती है, बिल्कुल समीप, ठीक है। अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी में, क्या जरूरत है इसको इससे चिपका के रखने की, इसको उससे चिपका के रखने की। देखो बेटा, हुआ क्या, मैंने अभी बोला आपको कि आप वक्ष के आयतन को चेंज कर सकते हो, पर आप फुफ्फुस के आयतन को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, वक्ष के आयतन को बढ़ाया, वक्ष के आयतन को अपनी कंकाली पेशियों से जैसे
हड्डियों से जो पेशियां चिपकी हुई है उससे बढ़ाया तो ये बाहर गया, ये बाहर गया तो ये इससे चिपकी हुई है, ये भी बाहर गई, ये बाहर गई तो अंदर वाली प्लूरा भी बाहर गई, और अंदर वाली प्लूरा बाहर गई तो अंदर वाली प्लूरा किससे चिपकी हुई है? वक्ष के सतह से, फुफ्फुस की सतह से, तो फुफ्फुस की सतह भी बाहर आई, तो ओवरऑल फुफ्फुस आयतन बढ़ गया। तो आप फुफ्फुस आयतन को सीधा बढ़ाना या कम करना तो नहीं कर सकते, पर वक्ष आयतन में जो चेंज होगा वो सेम चेंज फुफ्फुस के आयतन में भी होगा। क्यों? क्योंकि फुफ्फुस आवरण की बाहरी परत वक्ष की दीवार से जुड़ी हुई है और आंतरिक परत किससे जुड़ी हुई है? फुफ्फुस की सतह से जुड़ी हुई है। तो वक्षीय आयतन को बढ़ाओगे, वक्ष को बाहर करोगे तो बाहरी आवरण यानी प्लूरा का ये जो बाहर वाला पार्ट है ये भी बाहर खींचेगा, फिर ये भी बाहर खींचेगा, फिर फुफ्फुस की सतह भी बाहर खींच जाएगी। अगर वैसे ही तुम वक्षीय आयतन को कम कर दोगे तो ये भी अंदर धक्का खाएगा, ये भी अंदर धक्का खाएगा और फुफ्फुस की सतह भी अंदर धक्का खाएगी। तो अगर फुफ्फुस वक्षीय आयतन को बढ़ाया तो फुफ्फुस आयतन बढ़ जाएगा, वक्षीय आयतन को कम किया तो फुफ्फुस आयतन कम हो जाएगा। और इसीलिए आप कह सकते हो कि वक्षीय आयतन में ये करने से फायदा क्या हुआ? वक्षीय आयतन में होने वाला बदलाव फुफ्फुस आयतन में भी आएगा, फुफ्फुस आयतन में भी आएगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? आप फुफ्फुस आयतन को प्रत्यक्ष रूप से चेंज नहीं कर सकते, पर आप वक्ष के आयतन को प्रत्यक्ष रूप से चेंज कर सकते हो। इसलिए आपने दीवारों को ऐसे चिपका दिया है कि जो भी वक्षीय आयतन में चेंज होगा वो सेम चेंज किस में आ जाएगा? फुफ्फुस आयतन में। फुफ्फुस आयतन को कम और ज्यादा करना बहुत जरूरी है बेटा, तभी तो आप फुफ्फुस आयतन बढ़ेगा तो एयर अंदर लोगे, फुफ्फुस आयतन कम होगा तो एयर बाहर निकलेगी। तो हमको क्रियाविधि में इसका काम लगेगा। ठीक है, अब ये हो गया किसके बारे में? आपके लंग्स के बारे में। एक छोटी सी चीज और जो आप याद कर सकते हैं वो क्या है? आपके राइट वाले लंग में बेटा 3 पालियां होती हैं। पालियां समझते हो ना, जैसे अखरोट है, अखरोट तो एक है पर उसकी पालियां 2 हैं। ठीक वैसे ही अपने अंगों में भी पालियां होती हैं। जैसे राइट लंग के अंदर 3 पाली होती है और लेफ्ट लंग के अंदर सिर्फ 2 पाली होती है। ठीक है, और इनका नाम याद करना भी बहुत इजी है। अगर 3 पाली है तो बोल दो अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली, और 2 ही पाली है तो बोल दो अग्रपाली और पश्चपाली। ठीक है, तो बस अपने ने क्या याद रखना है? राइट लंग के अंदर 3 पालियां हैं, 3 पालियां हैं, और ये सारे डिफरेंस है राइट और लेफ्ट लंग में। ठीक है, राइट लंग के अंदर 3 पालियां हैं और लेफ्ट लंग के अंदर 2 पालियां हैं। ठीक है, ये हुआ आपके लंग्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट हम सीखते हैं कि हमारे श्वसन तंत्र में ये जो पूरा का पूरा एयर का पथ है वो आपसे पूछा जाएगा तो क्या है। स्टार्टिंग से लेकर पूरी वायु कोशिका तक जहां से रुधिर में एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो पूरा पथ करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे, वो है आपकी श्वसन पथ।